फ्रेंड्स, आज हम ऑसिलेशंस एंड वेव्स का थर्ड वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो अब तक हमने एसएचएम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख ही लिए हैं, एनर्जी से लेके उसके वेलोसिटी एक्सीलरेशन टर्म्स। ठीक है, तो आज हम जो एसएचएम के जो एग्जांपल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा जो मेन एग्जांपल रहेगा वो हमारा रहेगा स्प्रिंग मास सिस्टम। पूरे वीडियो लेक्चर में ही चलेगा, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और आते भी हैं हमारे जेईई मेंस और नीट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन स्प्रिंग मास सिस्टम पे। ठीक है, और आज हम इसके अंदर अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो हम आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले इन जनरल, क्योंकि हमारा एक ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम जो आज हम कवर करेंगे, तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं एसएचएम के, हमें पता है। ठीक है, यूट्यूब एक एग्जांपल है। ठीक है, और हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एग्जांपल बनते हैं। ठीक है, और प्लस हमारा पेंडुलम भी एक एग्जांपल है। तो हम अलग अलग सिस्टम्स को अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला सिस्टम स्प्रिंग मास सिस्टम है, उससे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी जनरल एसएचएम के लिए, जो कोई भी एसएचएम हो सकता है, उसके लिए हमें टाइम पीरियड कैसे निकालना है। ठीक है, तो कोई भी एसएचएम हो उसके लिए हमें टाइम पीरियड कैसे निकालना है। तो देखो, अब तक हमने जो एसएचएम पढ़े थे उसके अंदर हमने क्या किया था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो किया था। फोर्स जो भी किया था, जो भी आया था, फोर्स आया था, उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मीन पोजीशन के टुवर्ड्स में एक फोर्स आया था। ठीक है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर मान लो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, तब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, जब भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास सिस्टम में गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से जो हमारी क्या होगी, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ जाएगी। हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस है सिस्टम की, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा फोर्स नहीं है वो, तो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग होगी। अगर हमने फोर्स दे दिया तो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन निकलेगी हमारी। क्यों निकलेगी, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला गया है, वहाँ से क्या होगा, जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसकी भी एक लिमिट है। वो वहाँ पे जाके उस सिस्टम को, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उस सिस्टम को मूव नहीं करवाएगा, वहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वहाँ पे हमारी एक कंडीशन आएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, कि अगर हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है इस तरह से, इसी का इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है मान लो। ठीक है, तो अब हम इसको क्या किए, एक्सटर्नल फोर्स दिए। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स दिए, तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, मास एम का ब्लॉक है, राइट हैंड साइड मूव करेगा। तब तक मूव करेगा जब तक ये स्प्रिंग, क्योंकि अब स्प्रिंग इनिशियली तो स्प्रिंग क्या था, कोई एलोंगेशन नहीं था उस स्प्रिंग में। अब जब जैसे जैसे हम इस एफ को एफ लगता रहेगा इस पर, ये पार्टिकल मूव करता रहेगा। जब मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्स नोट डिस्टेंस के ऊपर, ये फोर्स तो एफ ही रहेगा इस मास एम ब्लॉक के ऊपर। लेकिन जो इसका स्प्रिंग जो फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो के एक्स नोट रहेगा। एक पर्टिकुलर एक्स नोट डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये पार्टिकल यहाँ स्टॉप हो जाएगा। इसी को बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल जो स्टॉप हो जाएगा, एम मास का ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो के एक्स नोट के बराबर है। वहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अब वैसा पहला पॉइंट है हमारा ये इक्वेशंस को ही निकालना इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब जो हमारी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है मान लो यहाँ आती है, अब इस नई इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही हमारा एसएचएम का क्या है, मीन पोजीशन है, न्यू मीन पोजीशन है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करेंगे तब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब एसएचएम परफॉर्म करेगा, हमें उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है। तो हमारी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहाँ से हमारी क्या होगी, हमें वहाँ पे कंडीशन लगा ली है कि डेल्टा एफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, है ना, तभी हमारी इक्वेशन आएगी एफ के टर्म्स में, एक्सटर्नल फोर्स की टर्म्स में। तो वहाँ से हमारी जो इक्वेशंस हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट है, जो भी इक्वेशन आती है। दूसरे केस जो हमारी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हम क्या करेंगे, इसको एक्स डिस्प्लेस कर देंगे उसी ब्लॉक को। तो एक्स डिस्प्लेस करने के बाद में हमारा एक एफ न्यू आएगा। ठीक है, नया फोर्स आएगा। अब ये फोर्स नया क्या है, क्योंकि अब जो हम उसको एक्स डिस्प्लेस किए, एक्स डिस्प्लेस करने के बाद में अब वहाँ से सिस्टम क्या करेगा, दोबारा क्या होगा, वहाँ से स्प्रिंग के ऊपर दोबारा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एक नई इक्वेशन आएगी, एफ जिसको मैं बोल देता हूँ एफ डैश। तो उस एफ डैश को आपको क्या करना है, जो भी आपने डिस्प्लेस किया एक्स डिस्प्लेसमेंट, उसके टर्म्स में आपको लिख देना है इस टर्म्स में एफ डैश इक्वल टू, क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन आपकी इस टर्म्स में ही आने वाली है। मान लो इस तरह से आ जाए, मान लो के वन एक्स प्लस के टू एक्स, तो आप इसको ये लिख देना है कि माइनस के वन प्लस के टू, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो माइनस के टर्म्स में आए तो ये जो के वन प्लस के टू है वही आपका के है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपैरिजन में। ठीक है,
तो आपको एफ डैश इक्वल टू माइनस के एक्स की टर्म में लिख देना है, एक्स यहाँ पे जो आपने डिस्प्लेस किया है। आपको जो ये के आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि के को आप ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख सकते हो नया, तो वो आ जाएगा के बाई एम, है ना। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, के बाई एम, और आपका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट एम बाई के। इसका मतलब जो भी आपका नया एफ डैश आ रहा है वहाँ से सिर्फ आपको के निकालना है। जैसे ही आपका के निकला, आप टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले 2 पाई रूट एम बाई के, तो के में आप वो के वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एम कांस्टेंट है सिस्टम का, 2 पाई सिस्टम का कांस्टेंट है। तो आप के की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वहाँ से टाइम पीरियड आगे निकल जाएगा। तो यही मेथड है किसी भी एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकालने का, कोई भी एसएचएम हो यही मेथड रहेंगे, 2 स्टेप्स रहेंगे, यही मेथड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो के है ये एफ इजिकल टू माइनस के एक्स किसी भी एसएचएम के लिए है, तो इसको बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। पेंडुलम के लिए इसको के को एल की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, पेंडुलम की लेंथ की टर्म्स में, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग के को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आज हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म्स में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने जो पहला एग्जांपल लिया है हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम, तो जो देखो इसमें मैं दोनों चीज़ें कंपेयर करवा देता हूँ। जो हमने इनिशियली पढ़ा था, हमने स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ इस तरह से पढ़ा था जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस थी, ये जो मीन पोजीशन थी इसके अलोंग ऑसिलेशंस कर रहा था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, जो भी फोर्स आ रहा था स्प्रिंग के कारण आ रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर एक नया एक्सटर्नल फोर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा वो चीज़ें हमें देखनी है। जैसे कि है ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। ये इनिशियली ऐसा था कि जिसके अंदर हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, ठीक है। अब मान लो ये इसकी क्या थी, जो भी इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया एफ, ठीक है, तो ये मास क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, और मान लो इस मीन पोजीशन से मान लो डिस्प्लेस करता है यहाँ आया, तो स्प्रिंग में क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये एम जो ब्लॉक है यहाँ पे आके स्टॉप हो गया इस पोजीशन पे, तो इनिशियल पोजीशन से मान लो एक्स नॉट डिस्टेंस पे आके स्टॉप हो गया। क्योंकि एक स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग एलोंगेट हुआ है, बड़ा है, तो इसकी स्प्रिंग के कारण इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना, के इंटू एक्स नॉट, है ना, जितनी डिस्टेंस मूव किया है तो मीन पोजीशन से। और ये पार्टिकल पे पहले ही फोर्स एफ लग रहा था, ये दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस कर जाएंगे तो अब ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जहाँ पे ये मास एम स्टॉप हुआ है वही इसकी क्या है, नई मीन पोजीशन, इसी को बोलते हैं हम न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, या नई मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हुआ, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो हमारी इक्वेशंस थी जो हमें निकालनी थी, हमने मेथड्स में पढ़ा है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आई, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो ये हमारी पहली इक्वेशन निकल गई, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने ये बताया था कि इसी पार्टिकल को इसी न्यू मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, तो इसी जो न्यू मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब जिसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये कांस्टेंट फोर्स एफ ही लग रहा है, क्योंकि वो तो कभी हटेगा ही नहीं, कांस्टेंट फोर्स है। तो इस पर जो एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो ये न्यू पोजीशन ये है, तो ये टोटल अब किसकी इनिशियल मेन पोजीशन से ये कितनी एलोंगेट कर जाएगा, ये अपना स्प्रिंग, क्योंकि ये इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, यहाँ पे ये पहले एक्स नॉट एलोंगेट किया, अब ये एक्स और एलोंगेट किया, तो नेट एलोंगेशन कितना है, एक्स नॉट प्लस एक्स। तो स्प्रिंग के पे लगने वाला फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स। अगेन इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड में एफ ही लग रहा है, तो हमारा जो फोर्स न्यू आया, जो नया फोर्स आएगा एक्स डिस्प्लेस करने के बाद वो क्या आएगा, क्योंकि अब मान लेते हैं कि वो फोर्स राइट हैंड साइड में है, उसको मैं एफ डैश, क्योंकि वो न्यू फोर्स है एफ डैश बोल दिया उसको। तो हमारा जो एफ डैश आया है वो क्या आया है, एफ जो पहले लग रहा था माइनस के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स। ये हमारा सेकेंड स्टेप था जो हमने अभी देखा था, इसके अंदर यही था। तो एफ माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, जो इक्वेशन आई वहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म यहाँ यूज़ करने के बाद में, तो यहाँ से आएगा एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ डैश क्या है, नया फोर्स है ना। हमने अज्यूम किया था रेफरेंस पॉइंट इसका राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, लेकिन जो आ रहा है माइनस के एक्स, मतलब जो हमारा स्टिल फोर्स लग रहा है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो इसी अपनी जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसके अलोंग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। पार्टिकल अपनी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट करेगा, है ना। और फोर्स कितना लगेगा, एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स लगा है हमारा, तो ये हमारी इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, है ना, जो इनिशियल पोजीशन से एक्स नॉट पोजीशन पे थी, और यहाँ से इसको एक्स डिस्प्लेस करने के बाद में, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा था एफ डैश, तो एफ डैश कितना लग रहा था, माइनस के एक्स। तो स्टिल वही लग रहा है जो हमारा, अगर फोर्स ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स ना हो तभी भी हमारा यही फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स हो तभी भी हमारा यही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जो यहाँ से अगर हम फिर तो टाइम पीरियड निकालेंगे वो कितना आएगा, 2π√m/k, क्योंकि k हमारा स्टिल वही है, सेम है। तो इसका हमारा इससे हमें ये पता लगा कि जो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किए या नहीं किए तो दोनों के केस में टाइम पीरियड सेम ही आएगा। मतलब जो हमारी दो कंडीशंस थी, ठीक है, जो दो हमारी कंडीशंस थी कि एक तो कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, दोनों केस के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड निकल के आया है, अगर इनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो निकल के आया है 2√m/k, ये निकल के आया। इसका मतलब अगर हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि अगर हमारा जो फोर्स है एस एच एम की डायरेक्शन के अंदर ही है, क्योंकि एस एच एम एक्स डायरेक्शन में होना है, फोर्स इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो हमारा कांस्टेंट फोर्स है। तो फोर्स कौन सा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स हमारा कभी भी एस एच एम को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये सिस्टम है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अगेन टाइम पीरियड हमारा कितना आएगा, 2π√m/k, और ये फोर्स इस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इन्हीं अगर फोर्स हटा दो इस डायरेक्शन में, ये लगा दो, हमारा जो एस एच एम है उसका टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, ठीक है। बस उसका क्या करेगा, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, इतना सा चेंज आएगा बस, ठीक है, फोर्स लगने के बाद। अच्छा, अगर हम एग्जांपल लें एक और इसी तरह से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मास ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस तरह से हम वर्टिकली सिस्टम लें, जो वर्टिकली के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है। तो मान लो कि जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे ग्रेविटेशनल, पहला जो हमने फिगर है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में लेके गए जैसे हमारे अर्थ के ऊपर, तो ये क्या हुआ, अपनी इनिशियल पोजीशन से मान लो x0 डिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। तो ये इनिशियल पोजीशन से मान लो x0 डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ, तो x0 डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ, तो वहाँ से इक्वेशंस आ जाएगी kx0 इज इक्वल टू, ये नीचे mg लग रहा है mg, क्योंकि kx0 की डायरेक्शन ये है। अब इसकी जो ये पोजीशन है इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे x डिस्प्लेस करेंगे, तो अगेन हमारी वही कंडीशंस बनेगी, क्योंकि अब जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कि x0 + x, है ना, ये लग रहा है। तो अब यहाँ से जो अगर हम मान लेते हैं f' इस डायरेक्शन के अंदर है, तो f' यहाँ से निकल के आएगा हमारा कितना, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, mg माइनस ऊपर की डायरेक्शन में kx0 + x0, ये लग रहा है, ठीक है, x + x0, ठीक है। तो यहाँ से जो mg और kx0 जो इक्वेशंस है ये इसको एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से बचेगा k = -kx f' है ना। तो अगेन हम देख रहे हैं कि वही आ रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k, जो हमारा इस केस में आना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसी केस में वही आना चाहिए और इस केस में भी वही आ रहा है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम पॉइंट वैलिड कर रहा है, ठीक है, कि अगर हमारा जो फोर्स है, फोर्स क्या था mg, और mg किसकी डायरेक्शन में, एस एच एम की डायरेक्शन के अंदर ही है, कांस्टेंट फोर्स है mg, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस एच एम का टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं हुआ, दोनों के केस के अंदर टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा रहेगा 2π√m/k, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स क्या है, एस एच एम की डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो इस एग्जांपल में अगेन आपके पास आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो, इस पार्टिकल m मास के ऑसिलेट करेगा अगर इनिशियल पोजीशन से, तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में देखूं, क्योंकि इस पे जो mg लग रहा है वो तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है, लेकिन हमें तो SHM की डायरेक्शंस में देखना है, तो SHM की डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है जिसको मैं बोल देता हूँ mg sin थीटा, ठीक है। तो अगेन देखो क्योंकि थीटा कांस्टेंट है वेज का, तो साइन थीटा भी कांस्टेंट है और mg तो कहीं कांस्टेंट था ही, तो इस डायरेक्शन में क्या है, f कांस्टेंट है, तो f कांस्टेंट है, तो इसका जो टाइम पीरियड अगेन कितना आएगा हमारा 2π, क्योंकि एस एच एम के इस डायरेक्शन में है तो इसी के अलोंग फोर्स कांस्टेंट है हमारा, तो इसलिए कितना आएगा 2π√m/k, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। सब में हमारा जो टाइम पीरियड आ रहा था वो क्या आ रहा था, कांस्टेंट ही आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। तो आप इतना करने से बेटर है, क्योंकि आप इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन बना रहे हो, फिर उसको उससे आगे सोल्व कर रहे हो, ठीक है। इतना सब करने से बेटर है कि आप एक ही चीज़ याद रखो, एक्स्ट्रा फोर्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो कि आपका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गया है, आप मान लो, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम पोजीशन भी उसी डायरेक्शन के अंदर बनेगा, मान लो वो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गया है, अब नया इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करो, अब आपका सिस्टम कैसे बिहेव करता है उसी के डायरेक्शन, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो। जैसे हमारा मान लो ये नया इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किए, तो इसके एक्स डिस्प्लेस करने पर यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि पहले तो x0 लग ही रहा था, एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है वो देख लो। एक्स्ट्रा फोर्स हमारा kx ही लग रहा है, क्योंकि पहले kx0 लग रहा था, वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लग ही रहा था, नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा kx लग रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कितना है, -kx है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स है हमारा इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है।
अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक है। तो क्योंकि हम एक्स डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किए थे, ठीक है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के एक्स लग रहा है। बस उसी की कोरस्पॉन्डिंग हम एक्स्ट्रा फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करके हम एक्स्ट्रा फोर्स भी देख सकते हैं। सिमिलरली जैसे मान लो एक्स्ट्रा फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो अगर आप, ठीक है, तो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, क्योंकि जब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो यहाँ बनेगा जहाँ पे आपका फोर्स और के एक्स नॉट इक्वल हो रहा है। अब इस पर उसको ध्यान मत दो, आप डायरेक्ट देख लो कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा जब इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्स डिस्प्लेस करेंगे। तो न्यू इक्विलिब्रियम को एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा, माइनस के एक्स लगेगा, है ना, क्योंकि पहले तो के एक्स नॉट लग ही रहा था, एक्स्ट्रा में कितना लगा, के एक्स और लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब जो एफ आया हमारा वो माइनस के एक्स के बराबर है, एफ डैश, है ना, जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है वहीं से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए जो फोर्स हैं वो उसी के डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट मोशन की देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा कंस्ट्रेंट मोशन है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ से फिक्स है, ठीक है, और ये मास यहाँ पे लगा हुआ है m, ठीक है। और इस केस में आपको निकालना है इस मास m का SHM टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और लिख लेते हैं, मैं दो प्रॉब्लम लिख लेता हूँ एक साथ में, ठीक है। इस केस में यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या किए, इसको फिर से नीचे से इसको फिक्स कर दिए, ठीक है, और यहाँ मास m है, ठीक है। अब हम दोनों के केस में हम क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक्स्ट्रा फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से ही देखेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है। देखो कि जब हमारा ये अगर मान लो स्प्रिंग नहीं था, ठीक है, स्प्रिंग नहीं था तो ये मास यहीं पे रहता, जैसे स्प्रिंग आया तो इस ग्रेविटी के कारण इसमें थोड़ा सा एंगुलेशन आएगा और ये मास थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मास ऐसा मान लो, क्योंकि जो नया सिस्टम बनेगा मान लो यहाँ बनेगा थोड़ा सा, और ये स्ट्रिंग ऐसे रहेगा और ये थोड़ा सा इस तरह से एलोंगेट कर जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अगेन यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा mg इज इक्वल टू के एक्स नोट, जो हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको क्या मानो, एक्स्ट्रा फोर्स के कॉन्सेप्ट से देखो कि अब इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो यहाँ है, ठीक है, उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस और किए, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस और किए, तो मान लो इसको मान लो हम एक्स डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और किए, ठीक है। जब हम इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो अब जिसको अगर हम एक्स डिस्प्लेस किए तो ये डेफिनेटली ये स्ट्रिंग इससे अटैच है, फिक्स है, तो ये डेफिनेटली जो ये क्या स्प्रिंग है वो एक्स्ट्रा कितना एलोंगेट होगा, वो डेफिनेटली एक्स ही एलोंगेट होगा, क्योंकि अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एलोंगेट होगा एक्स, एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे स्प्रिंग का एक्स्ट्रा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो कॉन्स्टेंट का मोशन देखेंगे, क्योंकि टेंशन की बात करें अगर हम स्ट्रिंग के अंदर, अगर हमें इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा एक्स डिस्प्लेस हमने इस डायरेक्शन में किया तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग अटैच है इससे, है ना। तो ये इस तरह से अगर नीचे लग रहा है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एक्स्ट्रा फोर्स है एफ, ये कितना लग रहा है, एक्स के जस्ट अपोजिट लग रहा है, और कितना लग रहा है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, इसका कॉन्स्टेंट के है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको एक्स डिस्प्लेस किया एक्स्ट्रा तो इसमें एफ एक्स एक्स्ट्रा आया, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले के एक्स नोट था, अभी ये इतना आया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं के आ रहा है फिजिकल टू माइनस के एक्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ओमेगा कितना आ जाएगा, के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, सीधा लिख सकते हो, आपको पता है 2 पाई रूट एम बाई के, जो ये के आया वो के 2 पाई रूट एम बाई के, ठीक है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, इसी कॉन्सेप्ट से आपका बनता है क्या आएगा टाइम पीरियड, 2 पाई रूट एम बाई के आएगा या उससे अलग आएगा, है ना, वो कैलकुलेट करके देखो मैं यहीं पे करके देता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ। तो मान लो कि ये अगेन यहाँ अपनी क्या है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग ये मास हटा देंगे हम यहाँ से, या स्प्रिंग की जगह रोप होगा, तो सिस्टम ऐसे ही रहेगा हमारा ना, इसी पोजीशन पे रहेगा। जैसे स्प्रिंग लगा या मास लगा तो इस मास के कारण क्या हुआ, ये मास के कारण क्या हुआ, हमारा स्प्रिंग क्या हुआ, थोड़ा सा एलोंगेट करेगा, स्प्रिंग नीचे आएगा तो इसका मतलब पुली भी हमारी थोड़ी नीचे आएगी। यहाँ पे तो पुली फिक्स थी यहाँ से, है ना, लेकिन यहाँ पे पुली भी नीचे आ रही है, और पुली नीचे आ रही है क्योंकि पुली अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे आ रही है। पुली जब नीचे आ रही है तो ये मास इस डायरेक्शन में हो जाएगा और स्ट्रिंग ऐसे ही है, मास भी नीचे आएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ से हमें एम मास का क्या निकालना है, एस एच एम निकालना है, क्योंकि हमने मास को ही थोड़ा सा डिस्प्लेस एक्स यहाँ पे किया था, क्योंकि हम एस एच एम जिसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं उसी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ अगेन पुली भी थोड़ी सी डिस्प्लेस हो रही है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग यहाँ पे क्या हुआ ना, एक्स नोट डिस्प्लेस हो गया अब, क्योंकि अब ये नई किसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है।
अब इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करने थे, तो हमें एक्स्ट्रा को फोर्स वाला कॉन्सेप्ट देखना था, है ना, वही देखना था हमें। जो नई इक्विलिब्रियम अगर ना भी बनाए तो भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम ऐसा ही बनेगा। अगर देखो एक्स्ट्रा फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से देखो कि मान लो अगर मैं इसको क्या करूँ, इस मास एम को क्या करूँ, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर दूँ, इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर दूँ। अगर इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप दिख रहे हो क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स है, तो इसका जो मोशन होगा, इसका मोशन तो हो नहीं पाएगा, इस स्ट्रिंग का मोशन हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिक्स है, कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये एक्स डिस्प्लेस कर पाएगा। तो डेफिनेटली जो ये स्प्रिंग है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, अगर हम इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे, तो ये हमें फॉर्मूला पता भी है कि दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट बाई 2 इज इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स डैश है, तो एक्स डैश कितना आएगा हमारा एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूँ तो ये x बाई 2 डिस्प्लेस करेगा हमारा स्प्रिंग। तो x बाई 2 डिस्प्लेस करेगा, तो इस स्प्रिंग पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा, क्योंकि हम इसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर रहे हैं x, तो इस स्ट्रिंग पे एक्स्ट्रा फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा k इंटू कितना डिस्प्लेस किए एक्स नॉट बाई 2। तो इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया, k एक्स नॉट बाई 2 कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर, ठीक है। हमें पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में अगर इसके अंदर जो f, अगर इस डायरेक्शन के अंदर हमारा f एक्स्ट्रा फोर्स है, तो हमारा ये और ये फोर्स की जो रिलेशन है वो हमें पता है कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, ठीक है, कितना आया, ये हमारा यहाँ पे F4 से हमने इसको ऊपर की साइड में मूव करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा F नॉट बाई 2, ठीक है। मतलब जो भी ये F लग रहा है इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स, वो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, F नॉट बाई 2 का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स F लग रहा है जिसकी वैल्यू k एक्स नॉट बाई 2 है, तो यहाँ पे जो फोर्स वो कितना लगेगा फोर्स हमारा k एक्स नॉट बाई 2 अगेन डिवाइड बाई 2, क्योंकि F बाई 2 फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है इसका F बाई 2 अगेन, ठीक है। तो यहाँ कितना लग जाएगा यहाँ पे जो F बाई 2, क्योंकि F ये है, F बाई 2 कितना हो जाएगा k एक्स नॉट बाई इसी का बाई 2 कितना 4 हो जाएगा। तो हम देख लेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे k एक्स से, एक्स नॉट नहीं है एक्स है, ठीक है, सॉरी। तो इसको कंपेयर करवाएंगे k एक्स से, तो कितना आएगा यहाँ पे k कितना आएगा हमारा k बाई 4, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, तो अगेन मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई रूट ओमेगा बाई के होता है न्यू के, तो न्यू के कितना आ रहा है k बाई 4 आ रहा है, तो k इतना आएगा हमारा टाइम पीरियड, तो कितना आएगा 4 ओमेगा बाई के, ठीक है। 2 बाई रूट 4 ओमेगा बाई के, 4 को आप बाहर भी ला सकते हो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 का 2 आएगा बाहर, तो 4 पाई रूट ओमेगा बाई के, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 4 पाई रूट ओमेगा बाई के, थोड़ा उससे चेंज आया है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ इसका ये किस तरह से आया है, ठीक है। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो अगर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो हम एक्स्ट्रा फोर्स वाला कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं कि अगर हम इसको एक्स डिस्प्लेस किए एक्स्ट्रा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये अगर एक्स डिस्प्लेस की तो ये तो 0 डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि ये फिक्स है। तो यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, एक्स प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा, ये एक्स बाई 2 डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो एक्स बाई 2 डिस्प्लेसमेंट किया एक्स्ट्रा, तो इस पर जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा एक्स्ट्रा फोर्स। तो कितना आएगा एक्स्ट्रा फोर्स हमारा यहाँ से आएगा, एक्स बाई 2 किया है तो आएगा के एक्स बाई 2, के एक्स बाई 2 ऊपर की डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स आया। तो कंस्ट्रेंट मोशन में हमें पता है, ठीक है, कि अगर ये पुली पे यहाँ पे अगर ये फोर्स एफ लग रहा है हमारा, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो यहाँ पे जो दोनों पार्ट होंगे यहाँ पे कितना होगा डिवाइड एफ बाई 2 और एफ बाई 2, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कितना लगेगा, इस एफ बाई 2 लगेगा, ठीक है। तो एफ बाई 2 लगेगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारा कितना आएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू हमारी कितनी थी, एक्स्ट्रा फोर्स की वैल्यू के एक्स बाई 2, तो यहाँ पे कितना आएगा फोर्स के एक्स बाई 2 अगेन इसका 1/2, तो कितना आएगा के एक्स बाई 4। तो के एक्स बाई 4 को हमें किससे कंपेयर करना है, के एक्स से। तो अब न्यू के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, के बाई 4, इसलिए 2 पाई रूट ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के जो के अंदर हमें कितना पुट करना है, अब हमें
k/4, है ना, क्योंकि हमारा kx से कंपेयर करवा रहे हैं तो k/4 आ रहा है। तो k/4 करोगे तो कितना आएगा 4 क्योंकि इसका SHM की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो आपके पास जो ये प्रॉब्लम दिख रही है आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसको आप होमवर्क प्रॉब्लम 1 के नाम से मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर इसके अंदर मेंशन करके देना। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि अगर मान लो इसको आप एक्स्ट्रा, क्योंकि अब हम इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसको एक्स डिस्प्लेस किए तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि यहाँ से बंद है यहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स डैश। तो यहाँ से एक्स डैश कितना आएगा, क्योंकि एक्स डैश प्लस 0/2 कितना है, एक्स है, तो एक्स डैश कितना आएगा 2x। मतलब यहाँ से स्प्रिंग कितना करेगा 2x एलोंगेट करेगा। अगर इसको x किया तो 2x एलोंगेट करेगा तो फोर्स कितना आएगा हमारे यहाँ से k इंटू 2x, है ना। तो कितना फोर्स लगेगा हमारा 2kx। तो अच्छा हमारा यहाँ पे 2kx लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा 2kx फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये टोटल का जो स्प्रिंग है हमारा ये कुछ इस तरह से अटैच है इसके साथ में, है ना। तो जो स्प्रिंग फोर्स है टेंशन की तरह ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इसके साथ में, ठीक है। तो जो हमारा स्प्रिंग होता है कुछ इस तरह से, मान लो ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर मान लो kx फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, जो ये टेंशन की तरह ही होता है फोर्स ये। तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, हम kx ही लगेगा, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग एलोंगेट करता करता कुछ इस तरह से भी आ सकता है। जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट करता हुआ कुछ इस तरह से भी आ सकता है। तो अब इस तरह से भी सोच सकते हो इसको। तो अगेन यहाँ पे अगर मान लो आपका यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था आपका 2kx लग रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ भी 2kx लगेगा, है ना। इस तरह भी सोच सकते हो। अदरवाइज आपको, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, तो इसके कारण जो नया टेंशन आ रहा था 2kx आ रहा था, तो इस पर भी 2kx लगेगा। तो यहाँ पे 2kx है और यहाँ पे भी 2kx है, तो डेफिनेटली जो नीचे लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, वो हमारा कितना होगा, जो ये वाली रोप है इसके ऊपर कितना होगा, क्योंकि 2kx और 2kx है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कितना होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है 4kx होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमारा ये 4 टाइम्स हो गया तो डेफिनेटली जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम, आपके पास ये एक एग्जांपल और दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। आप इसको भी सोल्व कर सकते हो कि आप इसके अंदर आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व करके होमवर्क प्रॉब्लम 2 के नाम से देना, ठीक है। तो दोनों के आंसर में इसको मेरे को बताना, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग स्प्रिंग्स को, ठीक है, एक से ज़्यादा स्प्रिंग्स को कंबाइन करते हैं और वहाँ पे एक नया सिस्टम बनता है, ठीक है। उस नए सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, फिर हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो उतना टाइम पीरियड निकालने के लिए उनको अलग अलग डील करने से बेटर है, जैसे हमारा कॉम्बिनेशंस है कुछ इस तरह से स्प्रिंग्स का, इसको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशंस बोलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि इक्वलेंट स्प्रिंग में डिवाइड कर देंगे, इसका बोलेंगे के इक्वलेंट। तो यहाँ से डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2√2k/m, 2π√k/m डायरेक्ट निकाल सकते हैं, m/k सॉरी, है ना, के इक्वलेंट, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्प्रिंग ऑफ जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम ईजी कर देंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, के इक्वलेंट के टर्म्स में, अगर इसका k1 है और k2 है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में हम मेनली जो सीरीज़ और पैरेलल की बात करेंगे, जिस तरह हमने रजिस्टर्स की बात की थी, ठीक है। तो हम जो सीरीज़ और पैरेलल की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशंस होंगे, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में क्या होंगे, जो स्प्रिंग का वन एंड है, ठीक है, जैसे ये एंड फिक्स है हमारा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मास m लगा है हमारा, तो स्प्रिंग का कोई पर्टिकुलर एक एंड एक दूसरे से अटैच होगा यहाँ पे, जैसे वन स्प्रिंग है, सेकंड स्प्रिंग है, तो ये एक दूसरे से अटैच होगा। पैरेलल के केस में स्प्रिंग कभी एक दूसरे से अटैच नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, ये वाला केस पैरेलल का केस है आपका, ठीक है, ये वाला जो केस है आपका पैरेलल केस का, हो सकता है यहाँ पे मास m है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है आपका पैरेलल का केस है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग k1 है और k2 है ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का फर्स्ट वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड मास के साथ है, और इसका वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड मास के साथ है, तो ये पैरेलल के अंदर है, ठीक है। तो दोनों मतलब एक एंड तो फिक्स है और एक एंड क्या है, मास के साथ में है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली सीरीज़ है और ये पैरेलल है।
मैं पैरेलल के 1-2 एग्जांपल और देता हूँ, आप समझना वो पैरेलल क्यों है, ठीक है। जैसे कि मेरा एग्जांपल है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ब्लॉक मास m है और यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये फिक्स है और ये फिक्स है। तो ये भी पैरेलल का एग्जांपल है। ऐसा क्यों दिखने में सीरीज लग रहा है लेकिन पैरेलल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग का एक जो पार्ट है वो फिक्स है, इसमें भी स्प्रिंग का एक पार्ट फिक्स है, इसमें एक पार्ट मास से और इसका एक पार्ट मास से है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ऐसा ही बिहेव करेगा, मतलब ये पैरेलल का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, इसी के अंदर फिगर से भी बता सकते हो आप। जैसे कि आपका ये वाला पार्ट है, मास m है, ये कुछ इस तरह से फिक्स है, मतलब आपको वर्टिकली देख लिया। तो अगेन यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक पार्ट फिक्स है और एक पार्ट मास के साथ अटैच है, ठीक है। तो अगेन ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल के कुछ फॉर्मूला देखते हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मूला के साथ साथ हम उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और डिराइव के अंदर हमारे एक दो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशंस हमारे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग में हम सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशंस देखते हैं। और सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में हमारे, जैसे कि मैंने सिस्टम जो नॉर्मल लिया था ब्लॉक मास सिस्टम का, एक स्प्रिंग ये ले लिया मैंने और एक स्प्रिंग ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मास m अटैच कर दिया हमने, ठीक है। और ये K1 और K2 है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई भी थी, एक एग्जांपल जो मैंने पीछे क्वेश्चन भी किया है, कि जैसे स्प्रिंग के अंदर आपको फोर्स लगा और उसके साथ एक रोप लगा है, अटैच लगा है। तो क्योंकि ये स्प्रिंग है और ये रोप लगा है यहाँ पे, तो जो स्प्रिंग के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो पूरे रोप के अंदर एक टेंशन देगा। और हमें पता है कि अगर एक रोप को हम खींचे तो इसके पूरे रोप के अंदर जो टेंशन है वो सेम रहता है, T। इसी तरह से मैंने जो पुली वाली प्रॉब्लम है उसके अंदर ये भी करवाया कि अगर मेरा यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली ये टेंशन इस फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये रोप कोई दूसरे पार्ट से अटैच नहीं है, एक दूसरे से अटैच है, इस तरह से एक क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, ठीक है। अगर ये KX लग रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी क्या लगेगा, KX लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें टेंशन वाला कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। किस जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो एक प्रकार से टेंशन का काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से टेंशन फोर्स पूरा सेम रहता है, इस तरह से जो स्ट्रिंग फोर्स है हमारा वो सेम रहेगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान से एक्स्ट्रा फोर्स, मैंने इसको मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर हो भी तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्या एक्स डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, ठीक है। जब मैंने इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किया तो डेफिनेटली क्या होगा, K1 भी एलोंगेट करेगा और K2 भी एलोंगेट करेगा। तो क्या मैं इसको अगर एक्स डिस्प्लेस करूँगा तो क्या एक्स और एक्स एलोंगेट करेंगे? नहीं है, ये सेम एलोंगेशन नहीं करेंगे। तो जो K1 K2 है ये क्या है, स्टिफनेस दिखाते हैं, किसी भी स्प्रिंग की स्टिफनेस दिखाते हैं K1 और K2, ठीक है, कि वो कितना एलोंगेट करेगा, ठीक है। तो जो जिसका जितना K ज़्यादा होगा उसका उतना X क्या होगा, कम करेगा, उतना कम स्टिफ होगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देख भी सकते हो, क्योंकि अगर मैं दो इस तरह से कांस्टेंट फोर्स लगाऊं किसी दो स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, तो एक का K1 है, एक का K2 है ना। तो क्योंकि मैंने फोर्स सेम लगाया है दोनों में, तो जिसका K1 ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसका X1 क्या होगा, कम होगा, कम डिस्प्लेस करेगा। और जिसका K2 ज़्यादा होगा उसका X2 क्या होगा, कम होगा। तो मतलब जिसका K ज़्यादा होगा, ठीक है, मान लो इसमें मैंने K ज़्यादा कर दिया, मतलब इसमें मैंने बोल दिया कि K1 ग्रेटर देन K2 है, तो डेफिनेटली ये होगा कि जो X1 है वो लेस देन होगा X2 से, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमारा जो K है वो हमारा ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली X उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम होगा। तो अब इनमें क्योंकि K1 K2 वैल्यू अलग अलग है तो डेफिनेटली X1 X2 अलग अलग होगा, तो इसका X1 अलग होगा, इसका X2 अलग होगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम कि अगर मान लो ये X1 एलोंगेट किया, X2 एलोंगेट किया, तो नेट एलोंगेशन X है। तो यहाँ से हम ये कंडीशन ज़रूर लिख सकते हैं कि X इज इक्वल टू X1 प्लस X2, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब अगेन जो मैंने फोर्स की बात की थी, फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि ये अगर X एलोंगेट किया तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, KX, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये KX लगेगा। तो यहाँ पे जो क्योंकि ये फोर्स है,
ठीक है, कि एक्स को बोल देता हूँ मैं फोर्स एफ बोल देता हूँ, कि जो फोर्स लगा है, नया फोर्स, मतलब नया फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको मैं एफ बोल दिया, ठीक है, मान लो एफ बोल दिया उसको, ठीक है। ये वो एक्सटर्नल फोर्स एफ नहीं है, ये नॉर्मल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो लगा है एक्स डिस्प्लेस करने के बाद, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एफ लगा है तो पूरे के पूरे उस स्ट्रिंग के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेंशन है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, ठीक है, और इस पर फोर्स लगने वाला कितना है हमारा K1x1, है ना, और इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो कितना है कि यहाँ पे K1x1 या K2x1, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स लगने वाला स्प्रिंग के ऊपर K1x1 है, फोर्स लगने वाला K2x2 है, और नेट जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में फोर्स सेम लग रहा है, तो इसका फोर्स और इसका फोर्स भी इक्वल होगा उस टोटल फोर्स के F के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है F इज इक्वल टू K1x1 इज इक्वल टू K2x2, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ पता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ से हम जो, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इक्वलेंट सर्किट बनाना है, इसका इक्वलेंट बनाना है, तो इक्वलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वलेंट का मतलब ये हुआ कि मैंने इसको इस तरह से बना दिया, इसको बोल दिया हमने K इक्वलेंट, ठीक है। तो K इक्वलेंट लग रहा है, तो अगेन फोर्स तो सेम ही लग रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में सेम ही लग रहा है, तो ये फोर्स तो सेम ही लगेगा स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ से हम भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू K इक्वलेंट इंटू जो डिस्प्लेस x हो रहा है, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ पुट करो आप, ठीक है। तो x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सॉरी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो, f बाई K इक्वलेंट लिख सकते हैं, x1 की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f बाई K1, और x2 की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो, f बाई K2। तो अब देख रहे हो f से f कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से नई रिलेशन आ रही है 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, कि अगर हमारे दो इस तरह से स्प्रिंग थे, मास m था, तो हमने इसको इक्वलेंट में चेंज किया K1 K2 K इक्वलेंट, तो हमारी रिलेशन आई 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। हमें क्या कॉन्सेप्ट लिया था, कॉन्सेप्ट यही लिया था कि फोर्स हमारा, क्योंकि अगर इसको x डिस्प्लेस करने के बाद में अगर फोर्स F लगता है, तो ये भी फोर्स F लगेगा, ये भी फोर्स F लगेगा, यहाँ भी फोर्स F लगेगा, यहाँ भी फोर्स F लगेगा, इसको x डिस्प्लेस करने के बाद में, ठीक है। तो पूरे स्ट्रिंग में फोर्स सेम लगेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ टू स्प्रिंग्स के लिए सीरीज़ के अंदर। तो आप सीरीज़ के अंदर जो फॉर्मूला देख रहे हो पैरेलल रजिस्टर्स वाला फॉर्मूला आ रहा है ना, या फिर सीरीज़ में जो कैपेसिटर लगे होते हैं वैसा फॉर्मूला आ रहा है, तो आप उस तरह से याद कर सकते हो इसको, 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2। अगर इसको हम ये भी लिख सकते हो K इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 के केस में K1 K2 डिवाइडेड बाय में K1 प्लस K2। मैथ्स सोल्व करने के बाद इसको ये आएगा। अगर आपके n रजिस्टर सीरीज में लगे तो कितना आएगा, 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 अप टू 1/Kn, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हो, अगर आपके K सेम हो सारे के सारे तो क्या होगा, तो जो रजिस्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है पैरेलल वाला, वही कि उतना कितना हो जाएगा, K इक्वलेंट कितना हो जाएगा, K/N हो जाएगा। जैसे आपके 3 सेम है तो K/3 हो जाएगा, 2 सीरीज में सेम है तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी पुट करके देख सकते हो तो वही आएगा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये जो सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो सीरीज़ वाले में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हर पॉइंट क्या करेगा इसके अंदर इसके ऊपर सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर पैरेलल के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सीरीज़ में एक क्वेश्चन आया हुआ वो सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट से ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर हमें क्या दे रखे थे, हमें एक टोटल का टोटल इस तरह से हमें 2 स्प्रिंग दे रखे थे, ठीक है। और 2 स्प्रिंग के बीच में एक पॉइंट था, जैसे ये स्प्रिंग, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 दे रखा था और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दे रखा, और उसके बीच में एक पॉइंट P है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि M यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है और M का ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड A है, ठीक है। और हमें निकालना है इस पॉइंट, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा तो डेफिनेटली ये कंप्लीट सिस्टम ऑसिलेट करेगा, तो P भी ऑसिलेट करेगा। तो हमें P का ऑसिलेशन मान लो एम्पलीट्यूड A' है, तो हमें वो A' निकालना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं हम, थोड़ा सा सोचना है कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि जो आपका स्प्रिंग है ये इस तरह से, मान लो ये आपका K1 स्प्रिंग है, आपका K2 स्प्रिंग है, यहाँ पे आपका पॉइंट P है। तो आपका पॉइंट P है वो किसके कारण ऑसिलेट कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना है कि आपका जो पॉइंट P है
ठीक है। अगर आपका ये इधर राइट हैंड साइड वाला सिस्टम चेंज होगा तो इस पी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपका पी तभी मूव करेगा जब आपका ये सिस्टम मूव करेगा। तो आपका पी डिपेंड कर रहा है ओनली इसके ऑसिलेशंस के ऊपर, मतलब K1 के ऑसिलेशन के ऊपर। K1 ऑसिलेट करेगा तब पी ऑसिलेट करेगा, K2 अकेला ऑसिलेट करता रहेगा या K2 उस पर पी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो आपका जो ऑसिलेशन है ये वाला इफेक्ट नहीं करेगा, ओनली ये वाला इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पी का अगर मान लो एम्पलीट्यूड ए डैश है, ठीक है, पी का एम्पलीट्यूड आपका ए डैश है, तो अगर मान लो नेट, क्योंकि अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड आपका x2 है और इसका एम्पलीट्यूड मान लो x1 है, ए डैश मत मानो, x2 x1 मान लो, या a1 a2 मानना है तो वो भी मान सकते हो। मान लो इसका एम्पलीट्यूड a2 है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, तो हमें a1 निकालना है ना। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या निकल के आएगा कि जब ये एम्पलीट्यूड a मूव करेगा, एम्पलीट्यूड ए पे होगा ये पोजीशन, तो इस पे जो फोर्स लगने वाला कितना होगा, K2 A2 होगा, और इस पे लगने वाला K1 A1 होगा। ठीक, ये चीज़ हमें पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें देख सकते हैं कि अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 है, तो एक्सटेंशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है और ये भी मैक्सिमम है, तो कितना होगा, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होगा। पहली इक्वेशन से कन्फर्म है यहाँ से, तो हम सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट से देख लिए, बल्कि हम सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट से ये भी देख लिया कि फोर्स पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं K1 x1 प्लस इक्वल टू KX2, है ना। तो x1 यहाँ पे कितना है, A1 है, तो K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं कि इक्वलेंट इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वलेंट निकाल सकते हैं इसका, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से, हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है, तो बस A1 निकालो, A1 इसको और इस वाले पार्ट को इक्वलेट करवा दो। तो इस वाले पार्ट को आप इक्वेट करवाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा आपका K1 A1 इज इक्वल टू K इक्वलेंट इंटू ए, ये आया ना। तो आपका यहाँ से A1 कितना आएगा आपका, K इक्वलेंट डिवाइडेड बाय में K1 इंटू ए, और K इक्वलेंट आपको पता है क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या बन जाएंगे आपके, ये K1 है, K2 है, यहाँ पे सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में आप क्या लिख सकते हो, K2 K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये मैंने बताया था दो का, ठीक है। नीचे K1 है, इधर A है, तो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, K2 इंटू ए डिवाइड बाय में K1 प्लस K2। ये आपका एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर पॉइंट P के भी अलग अलग आप सिस्टम निकाल सकते हो, अलग अलग पॉइंट P का भी आप ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड गिवन है तो, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी निकल सकता है ये, ठीक है, कि इस पूरे सीरीज़ के अंदर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली पैरेलल के अंदर आपको सिस्टम मैंने बना दिए, सिस्टम आपको मैंने बताई दी थी स्टार्टिंग में कौन कौन से पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कि एक में पैरेलल वाला सिस्टम ये बन सकता है, ठीक है, जो, और फिर मैंने सिस्टम आपको क्या बताया था, ये भी आपका पैरेलल है, ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी आपका पैरेलल है। तो ये सारे सिस्टम आपके पैरेलल है, और पैरेलल के अंदर आपका जो फॉर्मूला आएगा मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आएगा K इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, मतलब जो सीरीज़ का जो आपके जो रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, तो जो ये आपके पैरेलल का फॉर्मूला आ रहा है, जो रजिस्टर्स के अंदर सीरीज़ वाला फॉर्मूला आता है, वैसे ही ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। K इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, रजिस्टर्स का जस्ट उल्टा, जैसे सीरीज़ के अंदर आया था वैसे जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। K इक्वलेंट और n लगे हों तो यहाँ पे n ये लगे हों तो कितना आएगा, और पैरेलल के अंदर कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक एंड आपका फिक्स होना चाहिए और एक एंड मास के साथ में, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं K इक्वलेंट। बाकी इसको थोड़ा सा डिराइव करना चाहते हैं तो हम देख भी सकते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, कि जैसे कि अगर मान लो आपका ये सिस्टम है, ये हमारा मास m है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं x, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्योंकि ये दोनों क्या हमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 दे रखा है और इसको हम x डिस्प्लेस किए, तो डेफिनेटली ये कितना, अगर हम इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग्स कितने होंगे, x डिस्प्लेस ही होंगे राइट हैंड साइड में। अब बताओ कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम x डिस्प्लेस हुआ है तो डेफिनेटली ये सेम डिस्प्लेस करेंगे x, तो ये सेम डिस्प्लेस x करेंगे तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, K1 इंटू एक्स, और इस पर की फोर्स लगेगा K2 इंटू एक्स, क्योंकि x दोनों का सेम है, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है यहाँ पे x। तो यहाँ पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है पूरे मास m के ऊपर, क्योंकि मास m पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपको F मान लो आप उसको फोर्स को। अब हम बनाते हैं इसका इक्वलेंट सर्किट, ठीक है। तो इक्वलेंट इसका कैसा बनेगा,
इक्वलेंट इसका कुछ इस तरह से बनेगा, मास m का, यहाँ पे k इक्वलेंट, और यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे इसको हम x डिस्प्लेस किया है ना, तो यहाँ पे जो इक्वलेंट जो यहाँ पर का बनेगा तो उसमें अगेन फोर्स तो सेम ही रहेगा, इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स यहाँ से k इक्वलेंट कितना आएगा, यहाँ पे k इक्वलेंट इंटू एक्स, यहाँ पे जो नया फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को इक्वल करवा सकते हैं क्योंकि फोर्स हैं दोनों के दोनों, तो अच्छा इसको दोनों को इक्वल कराएंगे इक्वलेंट और उसको, तो कितना आएगा k इक्वलेंट x इज इक्वल टू k1x प्लस k2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा k इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो यह है हमारा पैरेलल का कॉन्सेप्ट। पैरेलल में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि दोनों जितने स्प्रिंग्स होंगे, अगर हम सिस्टम को x डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों पूरा स्प्रिंग्स हैं वो x ही सेम डिस्प्लेस करेंगे, है ना। ये है आपके पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस देखने हो पैरेलल के, ठीक है, तो आप देख भी सकते हो कि अलग अलग जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको, जैसे कि मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कि ये स्प्रिंग है कुछ इस तरह से, ठीक है, इनका कांस्टेंट k और k है, ठीक है, और इन दोनों को एक मास से अटैच कर दिया है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग और है, इसका भी कांस्टेंट k है, तो आपको बताना है कि नेट कितना बनेगा इसका कॉम्बिनेशंस, ठीक है, नेट बनाना है इसका, मतलब आपको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको, k इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो अगेन आप देख रहे हो कि ये फिक्स एंड है, तो आप बना लो कि एक एंड फिक्स है और एक मास m से है, तो एक ही आया, दूसरा फिक्स है और मास m से है, तीसरा भी फिक्स है और मास m से है, तो इसका मतलब इसके तीनों पैरेलल के अंदर लगे हैं, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फिक्स है और ये मास m से लगा है, तो कितना आएगा, पैरेलल है तो ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा k इक्विवेलेंट 3k, डायरेक्ट k प्लस k, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से कॉम्बिनेशंस का, है ना। जैसे उसका 3k आया तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड इक्वल 2π√m/3k, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे अगर आपका ये सिस्टम है, इसके अंदर आपका ये k है, ये सिस्टम बना आपका, अब आप बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ k। तो सिंपल है ये भी, कितना आएगा, क्योंकि अब देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड डायरेक्ट है, तो k और k सीरीज़ के अंदर कितना आएगा, k इंटू के डिवाइड बाई के, क्योंकि इसको 1/k1 प्लस 1/k2 इज इक्वल टू 1/k इक्वलेंट, तो वहाँ से कितना आएगा, ये k/2 आएगा, इसको अगर देखोगे आप। अब मैंने ये भी बताया था अगर सेम आपके n सीरीज़ के अंदर हैं तो आप k/n से भी देख सकते हो, क्योंकि सेम है k/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हैं अपने स्प्रिंग, ठीक है, वरना आप k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 से भी देख सकते हैं, तो k/2 ही आएगा, तो इसका k/2 आ जाएगा, और इसका k, तो k और k/2 अगेन पैरेलल में है, तो कितना आएगा k/2 प्लस k, कितना आएगा, पैरेलल में है ना, 3k/2, तो टाइम पीरियड कितना आएगा हमारा 2π√m/k, k कितना है 3/2k, तो 2 पर चला जाएगा, तो कितना आएगा 2π√2/3m/k, ठीक है, अंडर रूट का, ये इसका टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस आते भी हैं इसके ऊपर, ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स के ऊपर, ठीक है, स्प्रिंग को आप कट कर दिए थे, कट द स्प्रिंग, ऐसे क्वेश्चंस में स्प्रिंग को कट करने पे क्या होगा आपका, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्योंकि स्ट्रिंग में जो के है वो आपकी स्टिफनेस बताती है, के जिसका ज़्यादा होगा वहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट उतना कम करेगा सेम फोर्स के ऊपर, ये चीज़ बताया था मैंने आपको, है ना। तो के आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो के होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स से, है ना, या लेंथ एल से, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर आपका ये स्प्रिंग है इस तरह से, और स्प्रिंग की लेंथ एल है, मैंने इसको कट कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर, तो ये जो 2 पार्ट्स में अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। अब इसकी डिस्टेंस, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस ही l/2 होगी, तो इसकी स्टिफनेस है वो कितना हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो कि ये हाफ हुई तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इसका डिस्टेंस मान लो k था,
स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसकी 2k हो जाएगी और इसकी 2k हो जाएगी। मतलब आप जितना टाइम्स इसको डिवाइड करोगे उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा। तो इन जनरल अगर आप इसको लिखना चाहो कटिंग और स्ट्रिंग्स में, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर ये स्प्रिंग मेरा एल लेंथ का है, ठीक है, एल लेंथ का है, ठीक है, और इसका कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर इसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब n पार्ट्स में, तो इसकी हर किसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, l/n हो जाएगी। मतलब 3 पार्ट्स में किया तो l/3 हो जाएगी, हर पार्ट की लेंथ है ना, इक्वल पार्ट की। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, n टाइम्स, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट n हो जाएगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दूँ, ठीक है, तो जैसे कि मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दूँ कि एक आपके पास में स्प्रिंग है, ठीक है, और आप एक स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, आपने इसको क्या किया, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद में, इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने के बाद में आपने ये सिस्टम बनाया, ये सिस्टम बना दिया मान लो, है ना, 3 पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद में। तो इसका क्या होगा, और मान लो इस ओनली जो स्प्रिंग था उसके अगर मास m था, इससे टाइम पीरियड आपका t आ रहा था, तो इससे आपका t डैश आएगा, तो वो t डैश t के कंपैरिजन में कैसा होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कैसे करोगे, देखो सिंपल सा है कि क्योंकि इसका लेंथ l था और इसका कांस्टेंट कितना था, स्प्रिंग कांस्टेंट k था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, l/3 l/3 l/3, ये l/3 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 है, तो इसका स्टिफ कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, इसका 3k हो जाएगा और इसका 3k हो जाएगा। यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ रहा था, 2π√m/k आ रहा था, है ना। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सेम है, तो कितना 3/2k हो जाएगा, और ये इसके साथ पैरेलल में लगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो नेट इसका जो इक्वलेंट आएगा कुछ इस तरह से, वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे 3/2 + 3k, तो यहाँ से कितना आएगा 9/2k, तो ये 9/2k आया। तो अगर आप पुट करोगे 2π√9/2k है ना, तो m/9/2k इस तरह से। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो अब कितना आएगा, 1/√2/9 है ना। तो इन दोनों का रेशियो का टाइम पीरियड, अगर इसका टाइम पीरियड सेकंड्स में गिवन है तो ये आप निकाल सकते हो 9/2 से मल्टीप्लाई, सॉरी √2/9 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पार्ट्स वाले क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जो आईआईटी के अंदर पूछा भी गया है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन में दिया गया था, अब ये कटिंग वाले स्प्रिंग का मेथड नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट उसके अंदर एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टाइम पीरियड वाले कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन में ये था कि इनिशियली हमारा सिस्टम था वो कुछ इस तरह से था, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसके साथ में 2 मास अटैच थे हमारे कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारा मास m2 और हमारा मास m1 कुछ इस तरह से अटैच था सिस्टम हमारा, और हमारा कुछ इस तरह से फिक्स था, ठीक है। तो और ये क्या है, यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, हम इसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं हो रहा, ये अपनी मीन पोजीशन पे है, न्यू मीन पोजीशन है। तो न्यू मीन पोजीशन अपने x0 निकाल सकते हैं, इसकी नेचुरल लेंथ मान लो कुछ थी यहाँ पे, कुछ नेचुरल स्प्रिंग कुछ ऐसा था, जब दोनों मास लगा दिए तो कुछ इतनी एलोंगेट की, तो x0 ये निकाल सकते हैं हम, निकाल देंगे m1 + m2 × g = kx0, तो x0 की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में हमें और ही कुछ पूछा है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, अब यहाँ से आप क्या किए, इस सिस्टम में आपको क्या करना है, इस m1 को आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो m1 को रिमूव करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ये आपका जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है कि m1 को आपको रिमूव करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये ओमेगा ऑसिलेशंस और एम्पलीट्यूड a से मूव करेगा, ठीक है। जो नया सिस्टम है वो ओमेगा फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड a से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। तो हमें वो ओमेगा और a निकालना है इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड k, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 k एंड g, ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, इनकी टर्म्स में निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा हमें कि इनिशियली हमारा सिस्टम कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इनिशियली हमारा सिस्टम ऐसा था, तो मतलब वो अपने सिस्टम जो स्टार्टिंग में मान लो अकेला स्प्रिंग ऐसा था, जब m1 m2 लगा दिए तो k0 डिस्टेंस से नीचे आया, तो मान लो ये यहाँ पे है इसकी फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से मान लो ये क्या किया, x0 डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है। अच्छा,
तो ये एक्स नोट डिस्टेंस से नीचे आया और एक्स नोट हम निकाल सकते हैं। एक्स नोट कैसे निकलेगा, इन दोनों के कारण जो फोर्स है M1 प्लस M2, ठीक है, वो बैलेंस हो गया ग्रेविटेशन फोर्स से। तो हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल टू, इसकी कॉन्स्टेंट K है तो K इंटू एक्स नोट। तो यहाँ से हम एक्स नोट निकाल सकते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स नोट आ जाएगा, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब देखो ये स्प्रिंग, अब इस M1 को हटा देंगे, जब यहाँ से M1 को हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा सिस्टम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह जाएगा, ओनली एंड ओनली M2 रह जाएगा, ठीक है। अब हमारा सिस्टम क्या रह जाएगा, ओनली एंड ओनली M2 रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मान लो M2 ओनली यहाँ आया, अभी भी अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर है यहाँ से, ये भी अभी भी अपनी मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। मान लो ये डिस्टेंस, मान लो आप ये डिस्टेंस को आप x2 मान लो, ठीक है, एक अपनी मीन पोजीशन से x2 डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो देखो क्योंकि अब ये इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी इस सिस्टम की, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इसका मतलब यहाँ पे इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। तो नीचे कितना लग रहा है M2G और ऊपर कितना लग रहा है यहाँ पे K इंटू x2। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन ये बनी। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, आपका यहाँ पे इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या, आपने डिस्टर्बेंस कैसे किया सिस्टम को, आपने डिस्टर्बेंस कैसे किया वो देखो। आपने ऐसा तो है नहीं कि आप इस सिस्टम को इस सिस्टम में डायरेक्ट ले आए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं इसको हटाया और आपने इसको पकड़ के M2 को यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आपने हटाया तो ये इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बन गया, पहले ये था, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक मूव किया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल की ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी और ये मीन पोजीशन हो जाएगी, है ना, ये बोल सकते हैं। क्योंकि इनिशियल पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और अपनी मीन पोजीशन तक जाएगा, फिर वहाँ पे वापस जाएगा, फिर ओवरशूट करेगा, तो इसके अलोंग ही SHM करेगा। तो क्या यही इसका एम्पलीट्यूड नहीं होना जाना चाहिए, यही एम्पलीट्यूड हो जाना चाहिए, है ना, और इसी कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर जो हमें थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना था कि यही इसकी इनिशियल पोजीशन है और यही इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। तो इसके अलोंग SHM करेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना आएगा, सॉरी ये एम्पलीट्यूड होगा इसका ना, ये एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, जो भी एक्स नोट अपनी जो डिस्टेंस आई थी उसमें से हम क्या करेंगे, इस x2 को माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये पार्ट तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट x नोट था और ये वाला पार्ट x2 था, तो इतने से ही ऑसिलेट कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है, इसका मैं अगर जूम व्यू देखूँ, ठीक है, तो मैं इसको फिर से फिगर बना देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अगर ये मान लो M1 था और ये मान लो अपना M2 था, सॉरी ये M2 था और ये M1 था हमारा, ठीक है, ऐसा था। जैसे ही हमने इसको रिमूव किया, ठीक है, सिस्टम हमारा कुछ ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो मैंने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है इसका, मेरी मर्जी है, मैं ब्लॉक के सेंटर से ले सकता हूँ, ऊपर वाला पॉइंट भी ले सकता हूँ। मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लो ये ले लिया, ब्लॉक का ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो इनिशियल पोजीशन यही मानेंगे कि पार्टिकल यहाँ से उसके बाद में यहाँ पे गया, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये फिर यहाँ से ओवरशूट किया, फिर वापस आया तो ऐसे आया, तो इसका क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये वाला एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं हम आराम से, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे ये इसका मीन पोजीशन था और यहाँ पे ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था इसका, जहाँ पे ये स्प्रिंग क्या था, नेचुरल लेंथ पे था अपनी, तो यहाँ से ये क्या था, एक्स नोट डिस्टेंस, और यहाँ पे ये क्या था, x2 डिस्टेंस, ये था, हमें पता लगा। तो जो, क्योंकि पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, फिर ये वापस ऑसिलेट करेगा, तो एम्पलीट्यूड तो ये आया ना, तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कितना आएगा, एक्स नोट माइनस x2, ठीक है। अच्छा, तो एक्स नोट माइनस x2, ठीक है। तो अच्छा, मैंने अभी दो इक्वेशंस लिखी, तो मैं आपको फिर से लिख देता हूँ इक्वेशंस, M1 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल टू के इंटू एक्स नोट, M2 इंटू जी इज इक्वल टू के इंटू एक्स डैश x2, ठीक है। तो एक एक्स नोट माइनस x2 करोगे तो यहाँ से जो आपका फाइनल आएगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद में ये आएगा M1 प्लस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई में के माइनस M1 M2 जी डिवाइडेड बाई में के। तो आपका नेट एम्पलीट्यूड आएगा इसका M1 इंटू जी डिवाइडेड बाई में के, ये आपका नया एम्पलीट्यूड आया,
ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशंस थी उन्हीं का यूज़ करके आपने ये निकाल लिया x नॉट माइनस टू, एम्पलीट्यूड आ गया। टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड तो सिंपल है, टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो, टाइम पीरियड तो क्योंकि ये ओनली ब्लॉक ये बचा है और यही ब्लॉक कर मूव कर रहा है तो इसका कांस्टेंट k है, कितना आएगा 2π√m2/k, क्योंकि यही ओनली ब्लॉक ये बचा है। इसका टाइम पीरियड कितना आता है अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, m1 + m2/k, और इसका कितना आ रहा है 2π√m2/k, ठीक है, 2π√m2/k डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने जो स्प्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने आज स्प्रिंग मास सिस्टम में नॉर्मली देखा कि टाइम पीरियड कैसे निकालना है हमें, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के 2π√m/k और k वहाँ से हमें जो कंपेयर कराना है f = kx से कंपेयर करवा लेना है, ठीक है। इसे कंपेयर करके k निकाल सकते हैं, 2π√m/k से निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। ये चीज़ कॉन्सेप्ट देख लिया। दूसरा हमने कॉम्बिनेशंस वाले कॉन्सेप्ट देख लिए सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, और हमें देख लिया कि सीरीज़ में हमें जो हमारा कोई पॉइंट p है अगर बीच में वो कितने ऑसिलेट कर रहा है तो उसके रिलेशंस भी हमने देख लिए, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे आज, ठीक है। बाकी हमने कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप सोल्व करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके देना। बाकी जो कंस्ट्रेंट मोशन होगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। हमें एक्स्ट्रा फोर्स वाला कॉन्सेप्ट देखना, जो एक्स्ट्रा फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि हमें मीन पोजीशन निकालेंगे, फिर उससे वहाँ से इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, फिर वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, 2-3 इक्वेशंस बनेंगे, सोल्व करेंगे, टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा लेंगे कि पहले ज्यूम कर लेंगे कि ये हमारी न्यू मीन पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स लगा के डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। और जो हमारा कंस्ट्रेंट मोशन है उसमें तो हमारा ये काम काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स भी आप देख लेंगे, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चंस दिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके देना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, मतलब हम जो पेंडुलम्स हैं उनकी बात करेंगे, हो सकता है हाइड्रोडायनेमिक्स के SHM है उनकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा SHM पार्ट का, मतलब ऑसिलेशंस पार्ट का, ठीक है। उसके बाद हम वेव्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।